नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और हम अपनी इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से करंट अफेयर की 6 महीने की जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। अर्थात जैसा कि आप सभी लोगों का 9 मार्च 2023 से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है और ये 21 मार्च 2023 तक चलेगा। तो मार्च में आप लोगों का सीएचएसएल का एग्जाम है और अप्रैल में आप लोगों का एमटीएस का एग्जाम है। तो सीएचएसएल और एमटीएस के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और अन्य जो आप लोगों के एग्जाम है उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम पिछले 4 से 6 महीने की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं से संबंधित फैक्ट को और कॉन्सेप्ट को हम अपनी इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर के इन वीडियोस से बहुत ज्यादा लाभ होगा। आप एक एक फैक्ट को ध्यान से समझें और वीडियो को बार बार देखें, आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चन सीधे मिलेंगे। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के 50वें सीजीआई कौन बने हैं। तो सीजीआई, ये फैक्ट कई बार एग्जाम में है, जब से इनकी नियुक्ति हुई 50वें सीजीआई की, तो कई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए, तो इनको ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन है आपका राजीव कुमार। इनकी नियुक्ति किस पद पर हुई है, तो इसे समझ लेते हैं। ये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर राजीव कुमार की नियुक्ति हुई है। तो जो हमारा चुनाव आयोग है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ए में है। और जो वर्तमान का हमारा प्रारंभ में जो चुनाव आयोग था वो 1 सदस्यीय निकाय था। वर्तमान में जो हमारा चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय निकाय है। अर्थात इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। तो जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके भी नाम हमें याद रखना है, क्योंकि हाल ही में अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हैं, अरुण गोयल। और एक अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, अनूप चंद्र पांडे। तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे ये 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, और राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और ये 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनकी नंबरिंग भी याद रखनी है। और चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 ए तक किया गया है। तो चुनाव आयोग के बारे में ये फैक्ट याद रखने हैं। अगला ऑप्शन है आपका द्रौपदी मुर्मू। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समुदाय से हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। तो ये भी याद रखना है इनके बारे में, द्रौपदी मुर्मू। और भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 52 है इसमें राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और अगला ऑप्शन है आपका जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, 14वें उपराष्ट्रपति। और भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी वो राष्ट्रपति है, दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी उपराष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति ये जो जगदीप धनखड़ है ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, और इसके पश्चात इनकी नियुक्ति होगी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर। और वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं वो आनंद बोस हैं। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। और उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 में, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अर्थात ये बताया गया 63 में कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। जो आपका चौथा ऑप्शन है उसमें लिखा है शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास के बारे में भी याद रखना है। ये आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का बैंक है, जो मौद्रिक नीतियां बनाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ आरबीआई का। और इसके जो पहले गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में आरबीआई के जो 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं, 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास। तो इनका नाम भी याद रखना है, आरबीआई के बारे में ये पॉइंट भी याद रखना है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है, कई बार पूछा गया है, डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश?
तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़, तो इनको भी याद रखना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय, ओपन रॉक संग्रहालय, रॉक माने होता है चट्टाने, संग्रहालय एक ऐसा आलय, एक ऐसा घर जहां पर प्राचीन चट्टानों को संग्रह करके रखा जाएगा। तो इस संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय ये कहां बना है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिल्ली में क्या बना है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण दिल्ली में किया गया है। तो हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनसे संबंधित जो पुस्तकें हैं, जो किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं, वो सभी चीजें संग्रह करके प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली में रखी जाएंगी। इसका नाम पहले था जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय, तो अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय। अगला ऑप्शन है हैदराबाद, हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय बना है, ओपन रॉक माने चट्टान, संग्रहालय। तो जो भी चट्टानें प्राचीन काल की प्राप्त होंगी उन्हें यहां पर संग्रह करके रखा जाएगा। ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर बना है, हैदराबाद में, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये भी कहां पर है, हैदराबाद में। गोवा में क्या है, जीएसटी संग्रहालय, जीएसटी संग्रहालय का निर्माण कहां पर किया गया है, तो जीएसटी संग्रहालय गोवा में, इसका नाम क्या होगा, धरोहर। तो जीएसटी संग्रहालय कहां पर, जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3 मार्च 2023 को जो आपका सीजीएल का पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया जीएसटी कैसा कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को ये अस्तित्व में आया। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 101वां संविधान 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज बीन डन फॉर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी अप्रत्यक्ष करों का समूह है, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लागू हुआ। जीएसटी को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है। तो जीएसटी को भी ध्यान रखना है। जीएसटी के संबंध में जो संग्रहालय बना है वो गोवा में बना है, और गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, प्रमोद सावंत। एसएससी जीडी में पूछा गया यहां से। गोवा की राजधानी क्या है, गोवा की राजधानी पणजी है, किस नदी के तट पर है, तो ये मांडवी नदी के तट पर है। अगला ऑप्शन है आपका राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये कहां पर है, हरियाणा में। तो हरियाणा में जो राखी गढ़ी है यहां पर हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बना है, राखी गढ़ी में, सबसे बड़ा संग्रहालय। तो हमने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से 4-4, 5-5 इंपोर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो हड़प्पा सभ्यता का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पर बना है, राखी गढ़ी हरियाणा में। और राखी गढ़ी हरियाणा में, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर हैं, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ की राजधानी क्या है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो आपको एक एक क्वेश्चन से 10-10, 20-20 फैक्ट इंपोर्टेंट करने, प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है। और करंट अफेयर ऐसे भी पढ़ी जा सकती है, इन्हें अच्छे से तैयार करें। हर ऑप्शन आपके लिए कोई ना कोई फैक्ट लेके आया है हमारे इस लेक्चर सीरीज में। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, और अगर आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। डेली करंट अफेयर की क्लास आएगी। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय, हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय, जीएसटी संग्रहालय गोवा में, और हड़प्पा सभ्यता का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय राखी गढ़ी हरियाणा में। तो इसमें आपसे पूछा गया ओपन रॉक संग्रहालय, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन। पैथोजन क्या होता है, रोगाणु, अर्थात रोगाणु क्या है, जो रोगाणु जो रोग पैदा करें, जैसे जो रोग का कारण बने, बैक्टीरिया से होते हैं रोग, तो बैक्टीरिया क्या है, रोगाणु है। वायरस से रोग होते हैं, डिसीजेस होते हैं, तो वायरस भी क्या, रोगाणु है। फंजाई से रोग होते हैं, फंजाई या फंगस, तो फंगस क्या है, ये भी रोगाणु है। परजीवी से रोग होते हैं, परजीवी क्या है, रोगाणु है। तो रोगाणु रिडक्शन, रिडक्शन माने होता है कम करना,
तो एक ऐसी मशीन एशिया में पहली बार कहीं स्थापित की गई है जो पैथोजन मतलब रोगाणुओं को रिडक्शन मतलब रिड्यूस करेगी, कम करेगी। तो होता क्या है कि जब कोई इंसान ब्लड को डोनेट करता है, ब्लड दान करता है, तो उस व्यक्ति के ब्लड को चेक किया जाता है ये किस ग्रुप का ब्लड है, ए का है, ए ग्रुप का है, या बी ग्रुप का है, या ए बी ग्रुप का है, या ओ ग्रुप का है। और फिर ये दूसरी बात इसमें ये चेक की जाती है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। इन 2-3 पहलुओं को चेक किया जाता है और फिर ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, दूसरे व्यक्ति में चढ़ाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी भी इंसान के ब्लड में कई प्रकार के रोगाणु होते हैं, उन रोगाणुओं को अगर खत्म कर दिया जाए और फिर ब्लड को चढ़ाया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। तो ऐसी मशीन बनाई गई है कि किसी भी व्यक्ति को जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, चढ़ाया जाता है, ब्लड को चढ़ाने से पहले इस मशीन के माध्यम से उसके रोगाणुओं को खत्म कर दिया जाएगा और फिर ब्लड को चढ़ाया जाएगा। तो एशिया में पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहां पर स्थापित हुई है? तो भारत में स्थापित हुई है। और भारत में कहां पर स्थापित हुई है? तो लखनऊ में। तो एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन अर्थात ब्लड जो है, ब्लड में जो भी रोगाणु होते हैं उन रोगाणुओं को इस मशीन की मदद से खत्म किया जाएगा और फिर ब्लड को चढ़ाया जाएगा जिनको ब्लड की आवश्यकता होगी। तो ऐसा पहली बार, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत से रोगाणु होते हैं ब्लड में और ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, लोगों में चढ़ा दिया जाता है और वो बीमारियां दूसरे इंसान में चली जाती हैं। तो एशिया की पहली पैथोजन माने रोगाणु रिडक्शन रिड्यूस से बना है, कम करने वाली मशीन। पहला ऑप्शन है आपका वाराणसी में। और ये एशिया, ये जो लखनऊ है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लेखपाल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2022 में कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने किस शहर को आईटी शहर के रूप में डेवलप कर रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को आईटी शहर के रूप में डेवलप कर रही है। तो ये भी याद रखना है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में और पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये भी लखनऊ में। वाराणसी में तो एससीओ की 2022-23 के लिए, एससीओ की 2022-23 के लिए सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की 2022-23 के लिए सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? वाराणसी को। एससीओ क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022-23 के लिए पहली बार सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया। एक पॉइंट वाराणसी से ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट वाराणसी से हमें ये याद रखना होगा कि वाराणसी का जो रेलवे स्टेशन है, कैंट रेलवे स्टेशन, इसको FSSAI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया है। 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया, अर्थात वाराणसी जो रेलवे स्टेशन है, यहां पर जो भोजन मिलता है विभिन्न प्रकार के भोजनालयों में, वो भोजन को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया है FSSAI ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ये भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक सरकारी संस्था है। इसकी स्थापना 2006 के अधिनियम के तहत 2008 में हुई थी। अगला ऑप्शन है आपका इंदौर। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्थायी रूप से भारत में आ गए थे। अब वो भारत में ही रहेंगे और भारत में ही स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन करने लगे। तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी भारत में आए थे, इसलिए वर्तमान में जो भारत सरकारें हैं उन्होंने निर्णय लिया कि हमें 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना चाहिए और ऐसा ही ये मनाया जाता रहा। और इस बार 2023 में 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और ये कहां पर, इसके संबंध में एक आयोजन होता है, अर्थात एक फंक्शन का आयोजन किया जाता है। और ये कहां पर हुआ? इंदौर में हुआ है। तो इंदौर के बारे में ये पॉइंट याद रखना होगा। और इंदौर से एक पॉइंट ये भी याद रखना होगा, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी इंदौर है। बड़े शहरों में देखा जाए तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहां पर बना है? इंदौर में बना है। तो ये भी याद रखना होगा।
अगला ऑप्शन है मुंबई। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और यहां पर 14 नंबर का 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन हुआ है। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन मुंबई में हुआ है। अर्थात स्पाइस मतलब मसाला। तो हमारे देश में स्पाइस स्टेट किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है, तो केरल को। हमारे देश में सबसे ज्यादा मसाले का उत्पादन सामान्यतः केरल में होता है, इसीलिए केरल को मसालों का राज्य स्पाइस स्टेट कहते हैं। और इस संबंध में हमारे यहाँ मसाले का निर्यात बढ़ाने के लिए वर्ल्ड दुनिया की इंटरनेशनल लेवल का एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो ये 14वें नंबर का सम्मेलन हुआ और ये कहां पर हुआ, मुंबई में हुआ। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन की पहली पैथोजन डिटेक्शन मशीन कहां स्थापित की गई, तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो जो फुकाकू है ये जापान का सुपर कंप्यूटर है। और ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, लेकिन अब इसका स्थान किसने ले लिया है, फ्रंटियर ने। तो ये यूएसए का सुपर कंप्यूटर है और दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, फ्रंटियर। ये किस देश का है, तो यूएसए का है। तो वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है। इसके पहले कौन था, फुगाकू। परम प्रवेगा, तीसरा ऑप्शन है परम प्रवेगा। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है, परम प्रवेगा, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। इसके पहले कौन सा था, परम सिद्धि। भारत का सुपर कंप्यूटर सब जो था इससे पहले वो परम सिद्धि था। अब कौन सा है, परम प्रवेगा। ये कहां पर स्थापित किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन सा है, परम प्रवेगा। इसके पहले कौन सा था, परम सिद्धि। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अमेरिका का फ्रंटियर। इससे पहले कौन सा था, जापान का फुगाकू। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया वीर बाल दिवस कब मनाते हैं। जो आपका पहला ऑप्शन है इसमें लिखा है 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की नेवी को और पाकिस्तान को तबाह कर रखा था। इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके सम्मान में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, सुशासन दिवस। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इनके जन्म दिवस को भारत सरकार वर्तमान में सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। अगला ऑप्शन है 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस। मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार होते हैं, उनके संबंध में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस। और वर्तमान में जो एड्स दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2022 को, इस एड्स दिवस की थीम है इक्वलाइज। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। तो आपसे वीर बाल दिवस के बारे में पूछा गया तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में विकसित हल्के हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। ये जो तेजस है ये एलसीए है, एलसीए। ये क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। ये प्रचंड क्या है, ये लाइट कॉम्बैट, ये एलसीएच है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो आपसे पूछा गया हल्का हेलीकॉप्टर,
तो प्रचंड क्या है? हल्का हेलीकॉप्टर। एलसीए और एलसीएच दोनों का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। और तीसरा ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या है? भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? आईएनएस विक्रांत, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि से लॉन्च किया। तो ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो भारत का पहला जिसे हमारे देश में विकसित किया गया है एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। और आईएनएस अर्नाला भारत की पहली एंटी सबमरीन को नष्ट करने वाला भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर। इसे कहां से लॉन्च किया गया? इसे चेन्नई से लॉन्च किया गया। यह भी याद रखना, इसे कहां से लॉन्च किया? कोच्चि से लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है। तो आईएनएस विक्रांत भारत की पहली एंटी सबमरीन वारफेयर कौन सी है? आईएनएस अर्नाला। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप में प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया है, तो इन्हें अच्छे से तैयार करना है। तो आपसे हेलीकॉप्टर के बारे में पूछा गया, तो हल्का लड़ाकू, लाइट माने हल्का, कॉम्बैट माने लड़ाकू, एयरक्राफ्ट माने विमान। तो इसमें प्रचंड के बारे में पूछा गया, तो प्रचंड आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया राष्ट्रपति के सचिव कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका आर वेंकट ये भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं, अर्थात महान्यायवादी, 16वें महान्यायवादी बने। तो आर वेंकट रमणी भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। और रुचिरा कंबोज तो यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि। तो ये आपसे पूछा भी गया है सीजीएल में जो पेपर हुआ था प्री वाला। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। एसएससी जीडी में भी पूछा गया इनके बारे में, स्थायी प्रतिनिधि। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। आर वेंकट रमणी किस पद पर नियुक्त हुए हैं? ये भारत के महान्यायवादी बने। महान्यायवादी के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। विनय मोहन क्वात्रा, कई एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है, ये भारत के विदेश सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं, विदेश सचिव। और ये जो क्वेश्चन है राष्ट्रपति के सचिव कौन बने, ये क्वेश्चन आपसे एसएससी जीडी में पूछा गया था हाल ही में। तो ये कौन बने, किस पद पर नियुक्त हुए? राष्ट्रपति के सचिव बने। तो राजेश वर्मा राष्ट्रपति सचिव के पद पर नियुक्त हुए। तो इसमें यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया? तो विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक ने जारी किया। अब इनकी बेसिक जानकारी भी समझ लेते हैं। जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। और यह सम्मेलन कहां हुआ? अमेरिका यूएसए के न्यू हैम्पशायर में। नाम तो इसका ब्रिटेन वुड्स है, ब्रिटेन का अनुमान नहीं लगा लेना है। ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में हुआ। कब हुआ? जुलाई 1944 में। और इसमें दो महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया गया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक समूह। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई। और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर, अर्थात अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। इसके कितने सदस्य देश हैं? तो इसके 190 सदस्य देश हैं। 190वां सदस्य कौन सा है? एंडोरा। और इसकी वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एमडी। तो इसकी प्रमुख अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जार्जिवा। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत स्थापना हुई। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 190 सदस्य हैं। 190वां सदस्य कौन सा बना है? एंडोरा बना है। इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। यही मान सकते हैं ये इसकी प्रमुख हैं। और गीता गोपीनाथ का भी नाम सुना होगा आईएमएफ के संबंध में। तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डीएमडी, अर्थात सबसे बड़ी पोस्ट हो गई मैनेजिंग डायरेक्टर की। इनके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है वो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की। और इस पद को धारण करने वाली जो व्यक्तित्व है उनका नाम है गीता गोपीनाथ। ये भारत से हैं, गोपीनाथ। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। हो सकता है आगे ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकें। तो आईएमएफ का काम क्या होता है? तो ये अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए, जो सदस्य देश हैं उनका जो भुगतान संतुलन, जब असंतुलन की स्थिति में भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए, भुगतान जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो संतुलित बना रहे, संतुलन बना रहे, इसके लिए अल्पकालिक लोन देता है आईएमएफ। अर्थात आयात निर्यात व्यापार के संबंध में अगर लोन की जरूरत है तो आईएमएफ देगा लोन। विश्व बैंक समूह, इसकी स्थापना 1944 में हुई, जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। सम्मेलन और यूएसए में हुआ ये। तो यहां से क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनें कहते हैं। किसे जुड़वा बहनें कहते हैं? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक समूह को, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं की स्थापना एक साथ हुई। तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ जहां पर आईएमएफ का जन्म हुआ, वहीं पर विश्व बैंक समूह का भी जन्म हुआ, इसीलिए इन्हें जुड़वा बहनें कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर इसका भी है, वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मलपास। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। और हाल ही में भारत के एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है इंदरमित गिल। इंदरमित गिल ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। ये कहां से हैं इंदरमित गिल? ये भारत से हैं। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है आपका एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब एशियाई विकास बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फिलीपींस के मनीला में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई एशियाई विकास बैंक। और इसके उपाध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसके उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए गए हैं भारत के अशोक लवासा। तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। तो उपाध्यक्ष का नाम याद रखना है यहां से। ये कौन सी संस्था? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना 2016 में हुई। हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में है। और इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, वो इसके उपाध्यक्ष बनाए गए। उर्जित पटेल, तो इनका नाम भी याद रखना है। तो उपाध्यक्ष का नाम याद रखना है उर्जित पटेल। यहां पर कौन है? अशोक लवासा। यहां पर उर्जित पटेल। तो हाल ही में विश्व बैंक ने क्या किया है? वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड। और किसके लिए? काले गैंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक ने जारी किया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो शायद आप समझ गए होंगे, एक एक क्वेश्चन से 10-10, 20-20 फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। वही फैक्ट बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है। यूएसए में बनी दुनिया की सबसे महंगी दवा। तो यूएसए की एक कंपनी ने दुनिया की सबसे महंगी दवा बनाई है जिसका नाम है हेमजेनिक्स। इस दवा की कीमत है 28 से 29 करोड़ रुपए प्रति डोज। अगर रुपए में देखें इसकी कीमत तो लगभग 29 करोड़ रुपए प्रति डोज इसकी कीमत है हेमजेनिक्स की। और एक डोज इसका इतना महंगा है। और ये किस बीमारी के इलाज के लिए? तो ये है
हीमोफीलिया के इलाज के लिए हेमजेनिक्स। इसमें जो पहला ऑप्शन है कोविड-19, इससे सब लोग परिचित हैं, सब लोग अवगत हैं। और महाराष्ट्र के पूना में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट, और इसने एक वैक्सीन बनाई है ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ मिलकर, जिसका नाम है कोवैक्सीन, सॉरी इसका नाम है कोविशील्ड। और हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है भारत बायोटेक, इसने एक वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन। तो कोविड-19 के संबंध में ये चीजें भी ध्यान रखना है। सर्वाइकल कैंसर, तो महिलाओं में जो गर्भाशय का कैंसर होता है उसे ही सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। तो महिलाओं में जो गर्भाशय का कैंसर होता है उसे सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, क्योंकि ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये कारण बन रहा है महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का। और इसकी वैक्सीन बनाई गई है, भारत में सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन बनी है। इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक, सर्वावैक, सर्वावैक सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर किस वायरस से होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। किसमें होता है? महिलाओं का ये गर्भाशय का कैंसर है। और ये जो सर्वावैक नामक वैक्सीन है ये किसने बनाई है? तो यही संस्था पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। हीमोफीलिया, तो ये जो हेमजेनिक्स दवा है ये हीमोफीलिया की दवा है। अब हीमोफीलिया को हमें थोड़ा सा समझ लेना है, ये आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है और इसकी जो दवा है इसका नाम है हेमजेनिक्स। ये दुनिया की सबसे महंगी दवा है और अमेरिका की इस कंपनी का दावा है कि एक ही डोज से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। हालांकि अभी तक साइंस में यही कहा जाता रहा कि आनुवांशिक बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये एक आनुवांशिक बीमारी है और इसका इलाज खोज लिया है अमेरिका की एक कंपनी ने। हेमजेनिक्स दवा का नाम है, ऐसा इस कंपनी का दावा है। और अगला ऑप्शन है आपका एड्स। तो ये जो एड्स है ये HIV वायरस से होता है और AIDS इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इस वायरस से होता है एड्स। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और इस बार इसकी थीम है, जैसा कि पीछे हमने बताया, इक्वलाइज। तो आज हमने अपने इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से लगभग 8-9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग इसे पसंद करेंगे तो धीरे धीरे हम इस लेक्चर सीरीज को डेली उतारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।